Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I'm sure आपने ज़ैड की बहुत सॉलिड प्रेपरेशन कर ली है एंड यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट गिविंग द एग्जाम. तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच क्या रहनी चाहिए. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज़ जूही नरूला. तो देखो, जब भी हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या फॉर्मेट रहा था एग्ज़ाम का. तो आप जानते हो कि बेसिकली जैड 3 पार्ट्स में जब आप पहला सेक्शन देखोगे, पहला पेज देखोगे, तो कहेगा देयर आर 3 पार्ट्स टू द एग्जाम, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो अगर हम लास्ट ईयर का फॉर्मेट देखें तो जो पार्ट 1 है उसमें वो आपको सारे के सारे एक्चुअल टेस्ट सेक्शंस दे देता है. पार्ट 2 में कीबोर्ड टेस्टिंग करनी है और पार्ट 3 में फिर वो जीके और ऐसे राइटिंग का टाइम देता है. राइट, तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेक्शन था, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का सेक्शन नंबर 2 और डिसीजन मेकिंग का सेक्शन नंबर 3 था. तो अगर मोटा मोटा देखें तो देयर आर 26 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम VALR, 22 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड 28 क्वेश्चंस केम फ्रॉम QADI. राइट, तो यानी कि कुल मिलाकर आपको 175 मिनट्स दिए थे. तो आप देखो तो टाइम का यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं है, रिलैक्स्ड ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको कैट के कंपैरिजन में. राइट, और पार्ट 2 लाइक आई सेड कि यहाँ पर तो इट इज़ जस्ट 2, क्योंकि आप ऐसे टाइप करोगे तो आपको 5 मिनट दे देते हैं कि कीबोर्ड इज फंक्शनिंग वेल और नॉट. और पार्ट 3 जीके और ऐसे राइटिंग होता है. नाउ हमें ये समझना है कि हम कैसे राइट इफेक्टिवली इस गिवन टाइम को यूटिलाइज करें ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो सके. तो मोर और लेस मेरी एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि ये फॉर्मेट रिपीट ही करेगा. दे आर नॉट गोइंग टू वेरी और प्ले मच विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर. अब यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम समझनी है. तो यहाँ पर देयर इज 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर. नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.25 है. राइट, तो कैट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. अच्छा, यहाँ पर एक और ट्विस्ट है. आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं पता. अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एक साथ छोड़ते हैं तो फिर वहां पे आपको कट लगता है, वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी है विच इज 0.1. राइट, और पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं. राइट, तो यानी कि हमें देखना है कि कहाँ हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं टू प्ले विद द आंसर चॉइसेस. फर्दर जो मेरी आपको पहली एडवाइस है वो ये है कि कैट में क्या था, सेक्शनल का टाइम लिमिट है. राइट, तो आपका जैसे ही एक टाइम फ्रेम खत्म हुआ आप दूसरे सेक्शन पे अपने आप ही स्विच कर जाओगे. राइट, पर यहाँ पर जैट में ये इंडिविजुअल टाइम लिमिट पेपर नहीं सेट करके देता. तो ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं ओवरवेल्म हो जाऊं, जज्बाती हो जाऊं, मैं जो भी सेक्शन को बिगिन करूं और उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूं और ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मेरे पास टाइम ही ना बचे. राइट, आप सोचो आपने सपोज डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट किया या वर्बल एबिलिटी के सेक्शन से स्टार्ट किया और आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने सोचा ही नहीं कि आपका एक पूरा सेक्शन QA का बचा हुआ है. अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम ना बचे. अगर टाइम नहीं बचा तो फिर आप सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर करोगे. और मेजॉरिटी में आप जिन भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर करना ज़रूरी है. तो आपको राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से सेक्शन से बिगिन करोगे और इंडिविजुअली एज पर योर स्ट्रेंथ. सो यू हैव टू प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आप किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करते हो, पर इंश्योर करना है कि आप हर सेक्शन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो अगर आप लगभग 8 से 10 सवाल ले लो तो वो सेफ है. इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ पार हो सके. क्योंकि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं किया तो हो सकता है ओवरऑल आपका जो स्कोर हो वो अच्छा हो, बट देन दैट इज रिस्किंग योर चांसेस टू गेट एंट्री इनटू द टॉप बी स्कूल्स. राइट, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब कैट में जो भी आपका पेपर गया हो गया, कहानी अच्छी हुई बुरी हुई, राइट, फॉरवर्ड लुकिंग बनिए. जैट का स्पेशली अगर XLRI की बात करूं तो XLRI इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप नॉच कॉलेज. मतलब अगर आप टॉप IIMs
के साथ ही इक्विवेलेंट कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमने कई ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पर बच्चे कैट में टाइम प्रेशर था उसकी वजह से अच्छा नहीं कर पाए, पर यहाँ पे खुला टाइम होता है तो अच्छे से बच्चे जैट का पेपर परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ मत जाइए, बहुत ही पॉजिटिविटी और होप के साथ जाइए, राइट। फॉरवर्ड लुकिंग बनिए और कोशिश करिए कि आप इस कॉलेज को ध्यान में रखें, बिकॉज गेटिंग इनटू एक्सएलआरआई इज एज गुड एज गेटिंग इनटू टॉप आईएम्स ऑफ द कंट्री, राइट। पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जो आपके आसपास स्टूडेंट्स आते हैं वो भी बहुत टॉप नॉच आते हैं, तो आपको जो एक्सपोजर एक टॉप आईएम देगा लगभग लगभग सेम एक्सपोजर आपको एक्सएलआरआई डेफिनेटली देता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अपने लिए टाइम लिमिट सेट कर लेनी है, और वो आप कैसे सेट करोगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा सेक्शन में आपको कितना टाइम लगता है। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं डिसीजन मेकिंग में तो बहुत ओवर थिंक करती हूँ, तो आप देखो कि डिसीजन मेकिंग आपको कब करना है, बिकॉज जहाँ पे आप ओवर थिंक करते हो या एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हो वहां पर रिस्की हो जाता है गेम, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेता है सॉल्व करने में और फिर आपके बाकी दो सेक्शन स्ट्रगल करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड टेक दिस एडवाइस, टेक दिस सजेशन दैट यू हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट आप 30 मिनट्स टू ईच सेक्शन दो ही, और इंश्योर करो कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्रैक कर लो। बाकी यू कैन सेट द टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट सम क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन, ताकि आपको सेक्शनल कट ऑफ का बैरियर ना रहे। नाउ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अब कैसे करें, अब कैट में तो सेट था कैसे पेपर को सॉल्व करना है, जैट में ऐसा कोई पर्टिकुलर सेटिंग नहीं है। तो आपको याद है मैं हर बार एक टर्म बोलती हूँ कि पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है, यानी कि जिस सेक्शन में तुमको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है तुम उस सेक्शन से बिगिन करो, राइट। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पेपर बिगिन करते हैं बहुत जिटरी और एंग्शियस होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी को रिलीव करना है, रिलीज करना है। तो वो कैसे रिलीज होगी, जब आप उस सेक्शन से बिगिन करोगे जो आपका सॉलिड है। सो इट कैन बी एनी सेक्शन दैट इज एज पर योर स्ट्रेंथ। अगर आपको लगता है कि अगर मैं पेपर देने जाऊंगी तो मैं तो वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन उठाऊंगी, राइट। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो कौन सॉलिड है, तो मैं आप क्यूए का सेक्शन उठा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं डिसीजन मेकिंग से बिगिन कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, राइट। तो आप इंडिविजुअली या तो पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट करो। मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप पूरा एक सेक्शन लेके उसको खत्म कर देते हो फिर दूसरे सेक्शन पे जाते हो, वो एक इफेक्टिव असरदार अप्रोच है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम स्कैटर्ड अप्रोच ले लें। स्कैटर्ड अप्रोच का मतलब क्योंकि अब मेरे पास तो ये फ्रीडम है कि मैं किसी भी सेक्शन में जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 सवाल क्वांट के किए, उसके बाद मैंने एक सेट डिसीजन मेकिंग का किया, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस VALR के कर लिए। तो ये भी आप कर सकते हो, बट अगर आपका फोकस डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपको डिसाइड करना है। मॉक्स में आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देख लो कि स्कैटर्ड अप्रोच वर्क करती है या सेक्शन वाइज अप्रोच वर्क करती है। अगर आप मुझसे पूछो तो सेक्शन वाइज अप्रोच बेटर है, क्योंकि आप फोकस्ड होकर एक पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो। पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि कई बार बोर्डम हो जाता है या मोनोटोनस हो जाता है एक ही सेक्शन के बहुत सारे सवाल करना, तो ऐसा स्कैटर्ड अप्रोच भी आप पिक कर सकते हो इफ दैट वर्क्स फॉर यू, राइट। अल्टीमेटली गेम क्या है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, और कैसे पता चलेगा, आप 1-2 प्रैक्टिस सेशंस में मॉक्स में अप्लाई करके देख लो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है, एंड यू कैन गो अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए, तो जो नेक्स्ट आपकी अप्रोच है वो है सेक्शन वाइज अप्रोच। तो आप हर सेक्शन को कितना टाइम दोगे और कैसे सेक्शन को अप्रोच करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं VALR की। अब यहाँ पर आपने आई एम श्योर अटेम्प्ट भी करे होंगे कुछ PYQs हमने भी कवर किए थे यूट्यूब सेशंस में। पोएम्स का भी PYQs किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो होता क्या है कि जो पैसेजेस है ना जैट में, अगर स्पेसिफिकली मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की बात करूं, तो वो कई बार कैट से भी डिफिकल्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, वो आपको मुश्किल लगेंगे पढ़ने को। फिर होता क्या है कि कई बार हम इतने टायर्ड हो जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं और पूरा पैसेज ही कंप्लीट नहीं कर पाते। बट यहाँ पर कैच ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना जैट के, कॉम्प्रिहेंशन तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ और अलाइंड हूँ कि लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, रीड करने में मुश्किल है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी टू डू है, राइट। वो रिलेटिवली फार मोर ईजियर है, वो लॉजिक ड्रिवन कम, इन्फ्रेंस ड्रिवन कम, फैक्चुअल क्वेश्चंस उनका नेचर ज्यादा होता है, राइट। तो आप कोशिश करो कि पैसेज पूरा रीड कर लो, ये आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, राइट। अब पोएम्स क्योंकि हमारा जॉनरे नहीं है,
हमारा बैकग्राउंड नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो पोएम्स कई बार डिफिकल्ट हो जाती हैं अटेम्प्ट करनी, डिड्यूस करनी। और पोइट्री में क्या है, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस है, राइट। हर का अलग परसेप्शन है, अलग व्यू पॉइंट है, राइट। सबका पीओवी अलग है, तो कहीं ना कहीं उसके मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस निकल सकते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं टैकल करने को। तो पोएम्स आप बाद के लिए छोड़ दो, राइट। तो सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जहां पे आपकी एक्यूरेसी आ सकती है, जहां पे आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन अटेम्प्ट आरसीज एंड वीए क्वेश्चंस फर्स्ट एंड यू कैन लीव पोएम्स फॉर लेटर। अब अगर आप एक्चुअली बीए के क्वेश्चंस की बात करोगे, मतलब आरसी और पोएम्स हटाते तो बाकी सवालों की बात करोगे, तो वो मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट। ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आपको अच्छे से समझना है कि ये तो आपको थोड़ा सा ब्रीदर दे देते हैं। आपने लंबा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया, फिर आपने फिल इन द ब्लैंक से ग्रामर का क्वेश्चन कर दिया, तो ये क्वेश्चन, इनकी एडवांटेज क्या है, ये ईजी टू क्विकली टू सॉल्व है, राइट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका कंजम्पशन ऑफ टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा। सो दैट इज वन सॉलिड एडवांटेज व्हेन यू टॉक अबाउट द बीए क्वेश्चन। सो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करना, राइट। और कोशिश करना कि पोएम्स आप बाद के लिए छोड़ दो, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, मुझे पता मैंने इस सेक्शन के कट ऑफ को मैं क्लियर कर जाऊंगी, मैंने डिजायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हो, से आपने इंडिविजुअली 30 मिनट्स दे दिया, तो आपने 120 मिनट तो 90 मिनट दे दिए, या 40 मिनट दे दिए, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद भी आपके पास कुछ 20-30 मिनट बचेंगे, तो वो जो 20-30 मिनट बचते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि मेरा डीएम अच्छा है तो मैं डीएम के और क्वेश्चंस कर लूँ, या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मैं एक डीआई का सेट निकाल लूँ, आप वो कर सकते हो। पोएम्स का रिस्क क्यों लेना है? और आपको एंड में लगता है कि नहीं मैं पोएम्स ट्राई कर सकती हूँ, तो आप पोएम्स अटेम्प्ट कर लो, राइट। बट यू कैन लीव पोएम्स फॉर लेटर, यानी कि इंडिविजुअली सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस आप तीनों सेक्शन से कर लीजिए, उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम फ्रेम बचता है, राइट। तो आप देखिए आपको 175 मिनट मिल रहे हैं ना, लगभग। तो अगर आपने ये किया कि मैंने यहाँ पर 40 मिनट दिए, सपोज यहाँ पर भी मैंने 40 मिनट दिए, यहाँ पर भी 40 मिनट दिए, तो यानी कि अभी भी मेरे पास 40 और 40 80 और 120 मिनट होते हैं, राइट। उसमें भी मैं अगर 175 मिनट्स में से 120 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मेरे पास सिग्निफिकेंटली एक टाइम बचता है जो मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एरिया वेयर आई फील कंफर्टेबल, और जहां पे मुझे लगता है मैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि आप डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, कुछ सेट्स होते हैं जिनके पैराग्राफ्स बहुत लंबे होते हैं, कुछ सेट्स है जिनके पैराग्राफ छोटे हैं। अब ऐसा है, यहाँ पे आपको समझना है कि जो छोटे पैराग्राफ्स है, ऐसा नहीं है कि उनके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है, राइट। ये एक मिसकंसेप्शन है दिमाग में। तो यू कैन स्टार्ट विद द questions that have quicker passages, shorter passages। तो वहाँ पे लंबे passages में कहीं ना कहीं हमारी जो concentration है वो टॉस पे चली जाती है, बट शॉर्ट पैसेजेस में ऐसा नहीं है। तो आप पहले शॉर्टर लेंथ के पैसेजेस के डीएम के क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद यू कैन अगेन एज पर द स्ट्रैटेजी मूव टू द लेंथियर वन। एंड व्हेन वी कम टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई वाला सेट, तो आपको फोकस करना है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे। कई बार ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, नंबर सिस्टम का ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, आप जज्बाती हो रहे हो कि मैंने तो इतना पढ़ा था, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो 30-40 सेकेंड में अगर आपसे नहीं हो रहा है, या बहुत ही कैलकुलेशन टैक्सिंग हो रही है, या लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा, तो जस्ट डोंट गेट रिजिड टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर एंड देन एंड मूव ऑन, राइट। जैसे आपने कहा कि भाई एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, परसेंटेज रेशियोज का है, तो कैलकुलेशन इंटेंस है, बट अदरवाइज क्वेश्चन का लॉजिक डुएबल है, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो अगेन द आइडिया इज दैट यू हैव टू कीप गोइंग रादर देन हैविंग दैट इंटेंट, या एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होना कि यार मेरे को तो करने ही करने सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस या सारे के सारे ट्रिग्नो के क्वेश्चंस, मैंने तो बहुत मेहनत करी है। So just don't get into that fixated mindset, and rather keep a mindset where you can try to maximize the number of questions that you solve in the exam, right? तो ये कुछ strategies हैं जो आप अगर apply करोगे तो I am sure they are going to be really fruitful in cracking your ZAT paper. बाकी देखिए, लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सजेशन यही है कि आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, राइट।
और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाना है। ये दो चीज़ों पे अगर आप काम करोगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। प्रूडेंस के साथ, विजडम के साथ, लॉजिक के साथ पेपर अटेम्प्ट करिए। ऑल आर बेस्ट विशेस आर देयर विद यू। डू एक्सट्रीमली वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विजयी भव।